नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कृषि से जुड़े हुए लगभग सभी किसान पशुओं का पालन करते हैं और इनसे दूध का उत्पादन करते हैं, लेकिन पशुओं से उनकी क्षमता के अनुसार दूध का उत्पादन हो, इसके लिए जरूरी है कि पशुओं का आहार प्रबंधन सही तरीके से किया जाए। लेकिन पशु आहार तभी संतुलित हो पाएगा जब इनके लिए हरे चारे वाली फसलों को उगाकर खिलाया जाए। तो आप हरे चारे वाली फसलों की खेती कैसे करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के विषय विशेषज्ञ BL ओला। नमस्कार किसान भाइयों, आज अपनी चर्चा का विषय है पशुओं के लिए हरा चारा खरीफ के अंदर या जायद के अंदर कौन कौन सी फसलों का ले सकते हैं और उसको किस प्रकार से अपने उसका पूरा प्रबंधन करें ताकि अपना अधिक से अधिक पशुओं के द्वारा दूध उत्पादन लिया जा सके। तो किसान भाइयों, जायद में ज्वार व बाजरा आसानी से लगाया जा सकता है। ज्वार होती है वो चारे वाली फसलों में बहुत महत्वपूर्ण फसल है और इसके द्वारा साइलेज भी बनाया जा सकता है। और बाजरा भी एक बहुत ज़्यादा तेज बढ़ने वाली फसल है, तो इससे क्या अच्छा उत्पादन लेकर के हरे चारे का अपने पशुओं को खिला करके अपना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जब भी अपने खेत का चुनाव करें तो किसान भाई अपने को ये ध्यान रखना है, इसके लिए बलुई दोमट से दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी रहती है तथा जिस खेत में बुआई करें उसमें पानी बढ़ना नहीं चाहिए, पानी बढ़ने वाला खेत नहीं होना चाहिए, उसमें अपने आसानी से उगाया जा सकता है। जो दोमट मिट्टी है और जिसका pH मान 6 से 8 के बीच में रहती है उसको आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए किसान भाइयों को 3 से 4 जुताई करके आसानी से लिया जा सकता है। अगर अभी जायद के अंदर जो किसान भाई चारा लगाना चाह रहे हैं उसमें पलेवा करके बुआई करनी चाहिए ताकि उसमें अच्छा जर्मिनेशन होता है। जब अच्छा अंकुरण होगा फसलों का तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, हरे चारे का अधिक उत्पादन तभी मिलेगा जब आप इसकी उन्नत किस्मों का चयन करेंगे, जिसमें पहले बात करते हैं लोविया की उन्नत किस्मों के बारे में, जो कि इस प्रकार से है GFC1, GFC2 और GFC3 ऐसी किस्में हैं जिनका चयन करके बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जायद चारे के अंदर अपने ज्वार के अंदर जैसे अगर उगाते हैं तो इसके लिए जो उन्नत किस्में हैं जिसमें राजस्थान चरी 1, राजस्थान चरी 2, राजस्थान चरी 3, पूसा चरी 6 उपयुक्त किस्में हैं जो सिंगल कटाई की है। इसी प्रकार जो बहु कटाई वाली है उनमें SSG 59-3 व MP चरी उगा करके आसानी से कटाई ले सकते हैं। इसी प्रकार बाजरी में राजस्थान बाजरा चरी व L72, L74, जाइंट और राजगो किस्में उगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चारा वाली फसलों में बात की जाए तो पोषक तत्व प्रबंधन की तो इसके लिए मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें गोबर की सड़ी खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर बुआई के 20 से 30 दिन पूर्व खेत में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। इसके लिए जो ये चारे की फसल है तो इसमें समय पे अच्छी इसकी बढ़वार हो ताकि अपने को अधिक उत्पादन मिले। तो इसके लिए अपने जो गोबर का खाद है वो लगभग 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर डालना बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले डालना लाभदायक रहता है, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके साथ ही साथ जैसे ज्वार के अंदर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस व 20 किलोग्राम पोटास डालना भी लाभकारी रहता है, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होती है, जिससे अपने को चारे का उत्पादन अच्छा मिलता है। बाजरे के अंदर नाइट्रोजन और भी ज़्यादा अपने को लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन व 30 किलोग्राम फास्फोरस डालना लाभकारी रहता है। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो आधा अपने बुआई के टाइम डालना चाहिए और बाकी का जो बचा हुआ है वो अपने को जब फसल की कटाई करते हैं। इसमें ज्वार के अंदर सिंगल कटाई वाली आती है, एक कटाई और बहु कटाई वाली। तो जब बहु कटाई वाली होती है तो हर कटाई के बाद में अपने को उसका 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना अच्छा रहता है, जो कटाई के 3 से 4 दिन के बाद में अपने डाल सकते हैं ताकि अपनी फसल की अच्छी बढ़वार हो और अपने को चारा अच्छा मिल सके। किसान भाई जैसे ज्वार के लिए चारा उगाना चाह रहे हैं हरा चारा, तो उसमें 40 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर की हिसाब से बीज की मात्रा रखनी चाहिए। वह बाजरे का 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा रखनी चाहिए। और इसको अच्छा अधिक पौष्टिक बनाने के लिए अपने को लोबिया, जिसको चौड़ा कहते हैं, 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अगर मिला करके बोते हैं तो अपने हरे चारे की और पौष्टिकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से किसान भाई इनको दोनों को मिला करके बोते हैं तो अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, बुआई से पूर्व बीजों को थीरम 2.5 ग्राम या कार्बेडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो पंक्ति की दूरी है, रोज जिसको बोलते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, ताकि इसका अच्छा बढ़वार होती है और बढ़वार से अपना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार सिंचाई है तो 10 से 12 दिन के अंतराल पे ज्वार और बाजरा दोनों ही चारे वाली फसलों में सिंचाई करके अपनी फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इनकी जब कटाई करते हैं तो अपने को ये ध्यान रखना कि अगर एक कटाई वाली है तो एक कटाई तो अपने को जब 50% फूल आ जाए उस टाइम पे करनी चाहिए। अगर मल्टी कट वाली वैरायटी बोई है अपने तो उसमें पहली तो लगभग 60 से 70 दिन के बाद में, और दूसरी जब लगभग उसके 50% फूल आ जाए उसके बाद में कटाई करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। सच्ची लगन और मेहनत के दम पर इंसान किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। जी हाँ, इस कहावत को साबित कर दिखाया है सफल मधुपालक राधाकांत गिरी ने। इन्होंने 1997 में 2 मधुमक्खियों से इस व्यवसाय की शुरुआत की थी और आज ये किसान इस व्यवसाय से सालाना लाखों रुपए की शुद्ध आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं मुख्य रूप से अपनी पढ़ाई पूर्ण करते हुए मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़ने का प्रयास किया और इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम मैं कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची से 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और उस प्रशिक्षण के तत्पश्चात 2 बॉक्स मधुमक्खी पेटी के साथ मिला और उसी से मैं शुरुआत किया 2 बॉक्स से, और आज हमारे पास लगभग 430 पेटी मौजूद हैं और उससे हम शहद निकाल रहे हैं। किसान भाइयों, राधाकांत गिरी ने साल 1996-97 में रांची के कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया और महज 2 मधु बॉक्सों से मधुमक्खी पालन व्यवसाय की शुरुआत की थी और आज इनके पास 430 बक्से हैं, जिससे सालाना लगभग 20 लाख रुपए की आमदनी ये ले रहे हैं। इस व्यवसाय में कुछ खर्च भी होता है जो कि हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, जैसे बॉक्स लेना, कॉलोनी लेना, या फिर हम लोग मधुमक्खी बॉक्स को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण करते हैं तो उसमें ये आने जाने का खर्च या और इक्विपमेंट है बहुत सारा उसका खर्च, ये सब खर्च सालाना लगभग 7 से 8 लाख रुपया खर्च हो जाता है। और एक बॉक्स में लगभग सालाना मौसम ठीक रहा तो 40 केजी के आसपास मधु का उत्पादन होता है और हम जो आज तक अनुभव कर रहे हैं लगभग 14 टन के आसपास था और मार्केट में जो इसका रेट है, बल्क में अगर हम बेचते हैं तो 200 से 250 के बीच में बिकता है और अगर खुदरा बेचते हैं तो हमारा 350 रुपये केजी वो बिकता है। तो इस तरह से लगभग हमें मधुमक्खी वंश, मधु, मोम और ये सारा चीज़ मिला के लगभग हमें 20 लाख रुपए की आमदनी सालाना हो जाती है। एक्यूरेट तो 20 लाख नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे प्रत्येक साल होते रहता है और शुद्ध मुनाफा लगभग साल भर का 10 से 12 लाख रुपया हमारा आ जाता है। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये किसान मौसम के अनुसार मधुमक्खियों और मधु बॉक्सों का प्रबंधन करते हैं। जब खेत में फूलों की कमी होती है तब ये किसान मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार देते हैं, साथ ही शत्रु कीटों की रोकथाम के लिए समय समय पर जरूरी उपाय अपनाते हैं। ये मधुमक्खी पालन के लिए मुख्य रूप से कुछ टूल किट्स जो उपयोग हम करते हैं उसमें सर्वप्रथम अपने
चेहरे की सुरक्षा के लिए हम नकाब का प्रयोग करते हैं, बी भेल, जिसे पहनने के बाद हमारा चेहरा सुरक्षित रहता है और हम मधुमक्खी को आसानी से देखभाल कर सकते हैं, मधु निकाल सकते हैं। दूसरा, मधुमक्खी को छत्ते से हटाने के लिए ब्रश का उपयोग करते हैं। हमारे पास ये कृत्रिम छत्ता का उपयोग करते हैं, जिससे कि ये मधुमक्खी का विकास कम समय में अधिक से अधिक हो और ये मधुमक्खी का छत्ता जल्दी तैयार हो जाता है। दिसंबर जनवरी हमारा झारखंड में सरसों और यूकलिप्टस 2 प्रकार के फूल एक साथ चलते हैं। जनवरी के बाद हम लोग लास्ट जनवरी, फर्स्ट फरवरी, मार्च 2 महीना के लिए हम लोग बिहार के अलग अलग जगह पर जाते हैं और वहाँ पे सरसों, खेसारी या तेलहन से और भी जो फूल आते हैं उनसे शहद निकालते हैं। और मार्च के महीना में हम लोग मुजफ्फरपुर चले जाते हैं, जहाँ पर कि ये लीची का शहद उत्पादन करते हैं। और झारखंड में अप्रैल से लेके मई तक लगभग 2 महीने का करंज एक फूल आता है और उससे हम लोग शहद उत्पादन करते हैं। और इस तरह से हम लोग 4-5 प्रकार के फसल से मधु का उत्पादन करते हैं। इसमें 2-3 बीमारी मधुमक्खी में लगती है, उसमें मेजर हमारा एक माइट नाम की बीमारी है, इसमें हम सल्फर पाउडर का यूज करते हैं। एक दूसरी बीमारी जिसमें कि यूरोपियन फॉल ब्रूड के नाम से जानते हैं, उसमें हम फॉर्मिक एसिड का यूज करते हैं। तो इस तरह से 1-2 बीमारी आती है, लेकिन बीमारी अगर नहीं आए इसके लिए हमें बॉक्स की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम नियमित रूप से अपने मधु पेटी को सफाई करते रहेंगे तो बीमारी होगी ही नहीं। किसान भाइयों, इन्होंने इस व्यवसाय से गांव के अन्य किसानों को जोड़कर एक किसान समिति बनाई है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की सहायता से मधु प्रसंस्करण यूनिट भी लगवाई है, जिससे ये स्वयं ही अपने शहद को बेचते हैं। साथ ही इस यूनिट से आसपास के मौन पालक किसानों के मधु का प्रसंस्करण कर उनकी सहायता भी करते हैं। जिस तरह का ये ऑर्डर हम लोग को बाज़ार से आता है, बल्ब में आता है तो बल्ब में उसको मार्केट तक पहुंचाते हैं, और नहीं तो हम लोग का खुदरा मार्केट भी है, 1 kg, हाफ kg, 1 पाव का, वो भी हम लोग रिटेल में सेल करते हैं। तो इस तरह से उत्पादन करके हम लोग मार्केट तक इस व्यवसाय में ये मधु को पहुँचा रहे हैं और अपना जो ये आय का है जरिया है उसको बढ़ा रहे हैं। किसान भाइयों, आप भी राधाकांत गिरी की तरह मधुमक्खी पालन की शुरुआत छोटे स्तर पर कर धीरे धीरे कामयाबी के नए आयाम को हासिल कर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। साथ ही अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार का साधन उपलब्ध करा सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 4 दिनों में आसमान में बादल छाए रहने व 23 अप्रैल को हल्की वर्षा की संभावना है। हवा की गति 8 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दक्षिण पश्चिम से चलने तथा अधिकतम तापमान 37 से 39 एवं न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 38 से 65% तक एवं न्यूनतम 14 से 23% तक रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की गहाई जल्द से जल्द की जाए और कृषि उपज को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान और बाद में व्यक्तिगत स्वच्छता उपाय और सामाजिक दूरी को अपनाएं। कार्यरत सभी व्यक्ति मुंह पर मास्क लगाएं और समुचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोते रहें। खेतों में कार्यरत व्यक्ति आपस में दूरी बनाए रखें और नियमित कोरोना की जांच करवाएं। तालाबंदी के दौरान किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की अच्छी तरह से सफाई करें और
अनाज को अच्छी तरह से सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार गृह की छत, दीवारों और फर्श पर 1 भाग मेलाथियान 50 ईसी को 100 भाग पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यदि पुरानी बोरियां प्रयोग करनी पड़े तो उन्हें 1 भाग मेलाथियान व 100 भाग पानी के घोल में 10 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखा लें। रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें, ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीटों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएं। खेत की मिट्टी का नमूना प्रयोगशाला में भिजवाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं। हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव दंता, जिला अजमेर के अजय कुमार ने। आपने फसलों में ट्राइकोडर्मा के प्रयोग और इसके लाभ के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आपके फसलों में बहुत सारे रोग लग जाते हैं और उन रोगों को बचाने के लिए आपको बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताएंगे कि जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसके लिए आपने सुना होगा नाम एक ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक प्रकार की फफूंद है जो कि मिट्टी में हमारे खेतों में पाई जाती है और इसको हम मिट्टी से ला करके प्रयोगशाला में अलग कर लेते हैं और जिसको उस फंगस को फफूंद एक तरह की होती है जिसको ट्राइकोडर्मा कहते हैं। ये फफूंद मित्र फफूंद कहलाती है और मित्र फफूंद इसलिए कहलाती है कि हमारे फसलों में जो रोग लगते हैं, रोग फफूंद से विशेष करके वो जो रोग लगाने वाले जो फफूंद हैं उनको जो है ये ट्राइकोडर्मा धीरे धीरे समाप्त कर देती है। तो इसका प्रयोग करने से सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि हमें किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं करना पड़ता है और धीरे धीरे इसका लगातार अगर हम भूमि में प्रयोग करें तो भूमि में प्रयोग करने से क्या होगा कि जो रोग फैलाने वाले फफूंद हैं वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जाती है और इस ट्राइकोडर्मा की संख्या ज़्यादा होते होते ये धीरे धीरे हमारी भूमि से जो रोग फैलाने वाले फफूंद हैं वो खत्म हो जाते हैं। ट्राइकोडर्मा इस तरह से एक प्रकार की मित्र फफूंद है। प्रयोग मुख्य रूप से 2 तरह से किया जाता है। एक तो बीज शोधन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बीज शोधन के लिए सामान्यतः जो है ये 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर आता है जो बाजार में मिलता है तैयार, वैज्ञानिक रूप से जिसे तैयार किया जाता है, इसकी 4 से 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से अगर बीज को शोधित कर दें तो एक तो इससे बड़ा फायदा ये होता है कि उसकी जो बीज के ऊपरी सतह पर जो भी फफूंद के अणु चिपके रहते हैं, कीटाणु चिपके रहते हैं, एक तो वो समाप्त हो जाते हैं और दूसरे जो बीज की जमने की क्षमता और तीसरी बात यह है कि उसका जो वृद्धि है, पौधा जो है स्वस्थ हो जाता है। दूसरा तरीके से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कि हम भूमि में भी इसको मिला सकते हैं। भूमि में मिलाने के लिए 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर होता है इसको ले लें और 60 से 65 किलोग्राम गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद में मिलाने के बाद उसको थोड़ा सा पानी डाल के नम कर देना चाहिए और नम करने के बाद इसको किसी छायादार जगह पर गीले बोरे से ढक दिया जाता है। इससे होता यह है कि जो ट्राइकोडर्मा का पाउडर है उसके अंदर जो ट्राइकोडर्मा के बीजाणु होते हैं वो पूरे 60-65 किलोग्राम गोबर की खाद में मिल जाएंगे और मिलने के बाद यह जो है मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बुआई करने के पूर्व यानी जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय खेत में मिला देना चाहिए। ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जब ट्राइकोडर्मा मिला दें तो खेत में थोड़ी बहुत नमी बनी रहे क्योंकि नमी में ही फफूंद जो है विकसित होती है। तो इस प्रकार से अपने खेत में अगर इसका प्रयोग करें तो बीज में से जो लगने वाले रोग हैं और उनके जो कीटाणु हैं, जो पैथोजन हैं, जो रोग कारक हैं जिसको कहते हैं, और इसी तरह से भूमि में जो रोग कारक हैं जिनसे लगती हैं बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, जैसे आपके देखते हैं कि उकठा है, झुलसा है, जड़ सड़न है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो भूमि से पैदा होती हैं, उनको ख़त्म करने में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग बहुत ही सहायक हो सकता है। इस ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अगर 2-3 बार आप साल भर में कर लें तो निश्चित रूप से जो इनकी संख्या है ट्राइकोडर्मा की, इसके खेत में इसकी संख्या बढ़ जाएगी और जो रोग फैलाने वाले फफूंद हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, जिसका सीधा प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।